क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपका जो वेरिएबल है, इस चीज को लिखा करो, वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। तभी हम इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। हम इसे लीनियर बता ही नहीं सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू लीनियर इक्वेशंस एंड देन वी कैन सॉल्व। तो हो क्या रहा है ये देखो, 1/3x + y, 1/3x + y, 1/3x - y, 1/3x - y। दोनों ही इक्वेशंस में सेम चीज क्या है कि एक आपका वेरिएबल बन रहा है 1/3x + y और एक बन रहा है 1/3x - y, जिसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो एज a एंड b। फर्स्ट वाले वेरिएबल को a ले लिया, दूसरे वाले वेरिएबल को आपने b ले लिया। उसके बाद क्या होता है, नाउ व्हेन यू हैव टेकन दिस एज a, इस पूरे को किससे रिप्लेस करोगे, a से, तो ये बन जाएगा a। दूसरी वाली टर्म क्या बन जाएगी, b = 3/4। नेक्स्ट, अब कहां आपको लिखना है a, 1/3x + y, 1/3x + y को a लिखना है, तो ये आपका होगा हाफ a ऊपर आएगा इन द न्यूमरेटर, माइनस हाफ b = -1/8। तुमने 16 का तुमने कुछ भी बाय 4 किया है, ठीक है राइट। तुमने बाय 4 तुमने गलती कहां की है, गलती यहाँ पर 8 ही आएगा ना, 8/24 तो 9/3 होता है, 6 आएगा। हाँ चेक करो। अब देखो ये दो इक्वेशंस बनती है, स्टॉप इट नाउ। अपने एक पेपर को किसी और के साथ नहीं, अब देखो आप जब इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हो, कंपेयर करो हमने गलती कहाँ की है, ठीक है। तो a + b = 3/4, हाफ a - b/2 = -1/8, ये चीज आ गया। अब कोशिश करते हैं या तो आप इसे फ्रैक्शंस में सॉल्व करो, अगर फ्रैक्शंस नहीं समझ में आते तो एलसीएम थ्रू आउट लेते हैं, जो भी इक्वेशन में टर्म है हर एक का एलसीएम लिया जाएगा। आप गलती क्या करते हो कि यहाँ पर 3/4, जैसे मैं बताती हूँ क्या किया है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4a + 4b = 3। दिस इज माय वन इक्वेशन टू बिगिन विद। यहाँ पर आपको यहाँ हरगुन ने क्या किया, इसे 4 ले लिया, a - b as 4, a - b/4। एलसीएम क्या बना यहाँ पर, 2 = -1/8। इन स्टेप्स को लिखो। क्यों जाएगा ऊपर, 1/2, ये ऐसा दिया हुआ, तो मैंने कहा रैशनल्स नहीं दिए हुए, इनटू 1/3x + y। एक किसको रिप्लेस कर रहे हो, इस चीज को रिप्लेस कर रहे हो, हाफ तो ऐसा ही रह रहा है, हाफ के ऊपर जाएगा। आपका कोएफिशिएंट हाफ है, जब मैंने हाफ x लिखा है तो इसे x/2 लिखते हो कि 2x लिखते हो, हाफ x लिखोगे ना। तो जब आपका पूरी टर्म वेरिएबल वाली 3x + 5 है तो उसके साथ हाफ लगाओगे। ये सच में आपके 2 साल के ऑनलाइन के नतीजे हैं कि आपका ये हाल है। 10th में आकर बच्चे का इतना बुरा हाल नहीं होता, प्लस माइनस की गलती करता है कैलकुलेशंस में, पर कॉन्सेप्ट ही हमारी मर्जी, हमने लगाए हैं, हमने एलसीएम लेना नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता सच में। दिस इज योर फर्स्ट ईयर, जो आपने 8th में फर्स्ट चैप्टर उड़ते हुए किया होगा ना, और बाद में वो डिलीट कर दिया होगा, ये उसका हाल है। आपको रैशनल नंबर्स को ऐड करना नहीं आता, आपको समझ नहीं आता रेसिप्रोकल कब लेंगे। इफ इट इज लाइक दिस 1/3/3/4, आपको ये नहीं पता कि कटेगा कौन सा। इस न्यूमरेटर में 3 इज इन द डिनोमिनेटर, 1 इज इन द न्यूमरेटर। ये नंबर अगर सेम होता है तो कट जाता है। ये है 1/3 / 3/4, सो दिस बिकम्स रेसिप्रोकल 4/3, 4/9। पता नहीं कैसे कैलकुलेशंस कर रही हैं हमने, सच में कह रही हूँ, लुक एट दीज कैलकुलेशंस। नहीं आता तो एक्स्ट्रा टाइम लगाकर चैप्टर 1 रैशनल नंबर सॉल्व करो, बहुत जरूरी है। आपको अगर फ्रैक्शन समझ नहीं आती है, वो रैशनल नंबर्स का जो चैप्टर था वो यहाँ काम आता है। इतने साल से जितने भी मैंने देखे हैं ना, जो 10th 8th पढ़कर आए ना बच्चे, ठीक से टेस्ट से देकर आए हैं, उनको ये गलतियां नहीं हो रही थी। उनकी गलतियां पता क्या होती थी, उनको एलसीएम लेना आता है, उनको प्लस माइनस करना आता है। उनकी गलतियां क्या होती थी कि प्लस को गलती से माइनस लिख दिया, जैसे त्रिषा कर रही है, वो गलती होती थी, हर पेपर में कर रही है।
वो गलती समझ में आती है बिकॉज वो कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक है, वो हमारा ध्यान कहीं और होता है, प्लस की जगह माइनस लिख दिया, मैं भी लिख देती हूँ समटाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिख दिया, हो जाता है। वो ध्यान देना, बिकॉज व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटेड इनफ, आपको पेपर अपना दिख रहा है कि नहीं मुझे इसी पे ध्यान देना है, कुछ आसपास नहीं देखना, तो वो गलती नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप ये फंडामेंटल मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा, और जब कोई सिखा रहा है तो फिर हम सीखते नहीं है, हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं क्या कोई भी आकर आपको टीचर सिर्फ आपको बिठाएगा क्लास में, पैसे लेगा और कहोगे जाओ, और आपके उसको कहेगा मैम पढ़ता नहीं है बच्चा घर पे, होमवर्क मैं दे दूंगी भर भर के, मैम होमवर्क नहीं कर रहे, रोज मैं 2 फोन कर दूंगी, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे, मैम का रोज फोन आता है बच्चे ने होमवर्क नहीं किया हुआ, रोज चेक कर रहे हैं मैम। मुझे कुछ नहीं है, इतनी बुक्स है, एक पे फोटो क्लिक करके डालनी है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ना हो, मैं तो फोटो डालनी है, अगले दिन मैंने चेक करना है, और मैंने साथ ही ग्रुप में डाल देना इस बच्चे ने फोन नहीं किया हुआ, और पेरेंट्स को एक पर्सनल मैसेज करना है, मेरा हार्डली आधा घंटा लगेगा, तुम्हारी क्या क्लास लगेगी हट पे, तुम देखो, मेरा हार्डली मुझे ये सब करने में आधा घंटा लगेगा, कुछ नहीं, एक पिक्चर लेनी है, 4 क्वेश्चन लिखने हैं, होमवर्क डाल देना जी करके आओ। आपका नहीं होमवर्क किया होगा, मैंने घर फोन कर देना बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, मैम होमवर्क नहीं करेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, आपका क्या हाल होगा आप देखो। लेकिन आपको हमने पढ़ना ही नहीं और हमें मैथ्स आ जाए, किसी के साथ भी नहीं होता। मैं भी कहूँ ना मैं पढ़ पढ़कर नहीं आई हूँ क्लास से पहले, मैं नहीं जानती मुझे करवाना क्या है, मैं आपको बैठ कर करवाती हूँ, गलतियां मुझसे भी इतनी होती है, उस दिन ज्यादा होती है जिस दिन मेरा माइंड क्लियर नहीं होता कि मुझे करवाना क्या है। अगर मेरा एक्शन प्लान क्लियर ना हो ना, कि थॉट ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है कि इसके बाद ये करवाऊंगी इसके बाद ये करवाऊंगी, तो हमेशा गलती होती। जिस दिन क्लास में गलती मुझसे बहुत होती है ना, समझ लेना मैं पढ़कर नहीं आई हूँ, पहले मैंने अपना माइंड क्लियर नहीं किया था कि मैंने करवाना क्या है, मैं ऐसी उठी, सुबह में उठी ऐसी उठकर आ गई। This is what happens. Everybody needs clarity of thought. आपकी clarity of thought क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक्स्ट्रा बुक्स पे मत जाओ। आपकी ये एनसीईआरटी अगर आप 4 बार सॉल्व अभी कर लेते हो, जून का टाइम बहुत होगा एक्स्ट्रा बुक्स के लिए। आपके स्कूल टीचर सच में गलत चलते हैं, आपको एक्स्ट्रा थोप देते हैं कि नहीं जी एक्स्ट्रा करो एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा मत करो। सिंपल सी चीजें हैं, एनसीईआरटी को कम से कम 4 बार सॉल्व करो। आपके ये वाले क्वेश्चंस जो है, जो ये वाले हैं, ये तो सही हो। आज का 10th का टर्म 2 पेपर देखो, टर्म 2 का पेपर हुआ है, उसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मोस्टली बुक के ही है, बुक से बाहर नहीं आया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बुक नहीं करनी है, मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिया है, एबीसीडी 4 साल किया था, उसके बाद आपको बीएटी कैट, बीएटी बैट, सीएटी कैट सिखाया था। पहले ही कहते ना कि बीएटी बैट लिखो तो आपको एबीसीडी नहीं आता, होता है ना, फोनिक्स में नहीं पहले मूव किया, पहले ए बी सी डी लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, रिकॉग्नाइज करना सिखाया, उसके बाद मूव किए हो। तो आप अभी कहते हो कि हम एक बार भी क्वेश्चन करें और हमें सिर्फ एडवांस लेवल तक सारा सॉल्व हो जाए, हमसे पूरी एग्जाम्पल एक्स्ट्रा बुक कोई भी ओलंपियाड भी हम क्लियर कर लें, ऐसा कैसे होगा? आपको अपनी एनसीईआरटी के पीछे पढ़ना ही है। जब मैं टेस्ट देती हूँ कुछ मत करके आया करो, अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, सच में कह रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा बुक पर देखो, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक चीज को बार बार पढ़कर ही आती है। दिमाग खुल जाता है जब आप एक चीज को 10 बार करते हो, 10 को एक बार मत करो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना, मास्टर बनना है। मास्टर ऑफ वन पार लगा देगा, सच में कह रही हूँ, ठीक है। आप एक कोशिश करना, आपकी बुक के एनसीईआरटी के जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे मार्क करो, देखो बुक पे लिखे हुए क्वेश्चंस, आपके लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चन है जो इजीली हो जाते हैं वो तो करने ही है, उनको देखा करो। और जो डिफिकल्ट वाले हैं जो कि है एक्सरसाइज 3.6 में 3.5 का था, एक्सरसाइज 3.6 का देख लो, ये आपका 8th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.6 पेज 67 8th क्वेश्चन है, जो क्लास में करवाया होगा, इसका सॉल्यूशन हर बार मिला होगा, आपने स्कूल में किया होगा, आपने उसको होमवर्क नोटबुक में कॉपी किया होगा, उसके बाद आप गलती कर रहे हो क्योंकि हम खाना पूर्ति कर रहे हैं। स्कूल का काम है फटाफट से करके पहुंच गए, मैम ये लो नोटबुक, ट्यूशन आए यहाँ पर आए, ये लो मैम समझ लिया, अगले दिन टेस्ट है कुछ भी करके दे दो। पढ़ोगे कैसे? मार्क्स मार्क्स तो सच में तभी आते हैं जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं कल कुछ भी क्वेश्चन दूं, पेपर देखो, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो मैंने नहीं करवाई होंगी, वो हर टीचर के पास होगी। मैं कहूँ ना 100% मैंने आपको हर एक दुनिया जहान का क्वेश्चन करवा दिया और पेपर में वही आया, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक अपनी पूरी मेहनत मुझे नहीं दोगे ना, मैं सारा कुछ आपको नहीं करवा पाऊंगी। फिर मैं कहूंगी कि इतना कर लो, इसको करने के बाद आप आगे पहुंच सकते हो। उस पेपर को देखकर मुझे लगा कि हाँ, ये सर्कल सा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, कैसे किया होगा बच्चों ने, पर कर लिया है क्योंकि उन्होंने बाकी चीजें बहुत अच्छे से की थी।
पहुंचोगे कहीं जब कुछ आता होगा। पढ़ना नहीं आता, चाइनीज लैंग्वेज का मैं आपको पेपर देती हूँ, मैं कहूंगी जी एड्रेस लिखा है ढूंढ के कौन जाओ, चाइनीज में ही पढ़ लिखा हुआ है ना, नहीं पढ़ पाओगे। वही चीज है, जब आपको चाइनीज के एबीसी आती होगी, थोड़ा बहुत जोड़कर तो कुछ पढ़ोगे, वही चीज यहाँ करनी है आपको। आपकी एनसीईआरटी आपके बेसिक्स है, उसको 10 बार तो सॉल्व करना ही है। एवरी टाइम आई से देयर इज अ टेस्ट, अपनी 3.6 निकालो, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करो। आपको मानना चाहिए कि मैं तो ये क्वेश्चन दूंगी ही। समझ में आ गया? आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट ये है कि अब आपको एक्सरसाइज 3.6 अच्छे से करनी है। होमवर्क में अपने हिसाब से टारगेट रखो। 2 क्वेश्चन कोई कर सकता है, कोई 4 कर सकता है, कोई 1 में ही थक जाता है। प्लीज अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट करके वो करना शुरू करो। मैं थोपूंगी, वो आपको स्ट्रेस में लेकर आएगा। और इनिशियल में 10th शुरू हुई है, अभी मैं आपको स्ट्रेस कर दूंगी, पूरी 10th मुझे गालियां निकालोगी, मुझे नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आई गो स्लो, स्लो करो और बाद में पेस पकड़ो, है ना। बाकी क्या करेंगे, पेस पकड़कर जो मुझे लगता है, बाकी जगह स्कूल में भी क्या करते हैं, पेस पकड़ो, जल्दी 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 करो। जल्दी करके क्या करोगे, जल्दी से किसी का भला नहीं होता, पर जो कर रहे हो उससे अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। 3.6 आपको अच्छे से करनी है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को आप समझकर सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म किया करो। आपको जब सॉल्यूशंस, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गई, तो आपको फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को एंड तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ज्यादा वो लंबी चौड़ी नहीं होती, ठीक है। उनके सॉल्यूशंस इजी होते हैं, नॉर्मली आपके एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन जो होता है वो हमें करना ही है, तो बार बार याद करो कि अच्छा मुझे आता है, ये क्वेश्चन समझ में आता है, रटना चाहिए ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सरसाइज 3.5 में। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से, 3.5 का ही कुछ ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ जैसे। अब उसमें ही पता नहीं लिखा है कि नॉट पॉसिबल बिकॉज ए दे आपस में इक्वल ही नहीं है। अरे क्वेश्चन में लिख रही हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पूछा ही नहीं है मैंने। आप लिख रहे हो 1 upon a minus b is not equal to 1 upon a plus b minus 2, hence not possible। अपने आप से इक्वेशंस तो फॉर्म करो। 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो इक्वेशंस तो करोगे। सिंगल वेरिएबल या कैसे आपने डिसाइड कर दिया? अपने उस माइंड के थॉट को चेक करो कि किसने मुझे कहा कि मैं ऐसे सोचूं और वो क्यों गलत है। मुझसे रीजन आउट करोगे, मैं समझाऊंगी, पर रीजन आउट ही नहीं करोगे, कहोगे ठीक है लिख दिया, आप समझा दिया, ऐसा होगा, गलत। कभी सीख नहीं पाओगे। मैं सिर्फ आपके दिमाग में चीज डाल रही हूँ, कॉन्सेप्ट डाल रही हूँ। कल कहीं भी लाइफ में जाओगे, किसी भी चीज को पकड़ोगे, समझ तो पाओगे ना कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। मैं 10th नहीं रख रही हूँ कि ठीक है मैच कराई खत्म काम, वो मैं बहुत अच्छे से करवा सकती हूँ। सिर्फ मैच करवाओ काम खत्म, बढ़ाती रहो, टेस्ट लू, क्वेश्चन के होमवर्क दे दूं, वर्कशीट बना के देती जाऊं, ये लो जी पकड़ो। दिमाग में ना वो हो जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा कि इतना सब क्या करें, और जो किया वो समझ नहीं आएगा। तुम पढ़ना शुरू करो, सारे एक्सक्यूजेस छोड़ दो, लास्ट में पहाड़ बन जाता है सब कुछ। बाढ़ आ जाती है ना, फिर ये कैसे करें, नहीं समझ में आता कुछ। राइट, कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ। आपको क्या करना है, आपके चैप्टर 3 में जब भी टेस्ट है, जब भी रिवीजन करनी है, अब से आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 2। चैप्टर 1 अभी मैंने नहीं करवाया तो उसको अब हम उतना ही करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, एक तो आपकी एक्सरसाइज 3.6 ईच एंड एवरी क्वेश्चन थॉरली सॉल्व। 3.6 क्या, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप सिंपल इक्वेशंस को, जो हमारी सिंपल लीनियर इक्वेशंस होती है 2 वेरिएबल में, जिसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से, वो कर पाओगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली उसी में रिड्यूस होती है। ठीक हो गया, पहली चीज आपने ये करनी है। तरन आपको मैम ने कह दिया था कि ठीक है, आपने क्या किया था, 7x minus 2y is equal to 5xy, एंड ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे में कुछ दिया था, तो आपने इसे कैंसिल कर दिया था, मैम ने आपका ठीक किया होगा। आपको स्कूल में मैम ने वैसे करवाया कि आप इसको लीनियर में नहीं चेंज करोगे, आप इसको 1/x को a नहीं लोगे, आप इसमें एलसीएम ले लो, xy रखो और सॉल्व कर लो। ये मैम ने आपको कहा है, फिर क्यों कर रहे हो? मैंने भी नहीं कहा ऐसे कर सकते हो, मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन गया, हमने लीनियर बनाना है इसको, है ना। क्वाड्रेटिक बन गया ना ये, हम तो लीनियर कह रहे हैं, तो इस चीज को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर मल्टीपल केसेस, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। मैंने मार्क्स दे दिया तुम्हें, तुमने आंसर सही किया है, पर वो गलत है, तुम्हारा मेथड गलत, ठीक है।
जो ये वाला क्वेश्चन मैं कह रही हूँ, आपको जब मैम ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, तो हमें क्यों एक नया मेथड इन्वेंट करना है? आपका टारगेट सिर्फ आंसर लेकर आना नहीं है, क्योंकि आपकी एमसीक्यू नहीं है, पता लग गया ना? सिर्फ एमसीक्यू का पेपर हो ना, मैं कोशिश भी ना करूं, मैं कहूँ आंसर से ही आ गया, उसके बाद जहां मर्जी जाओ, आंसर नहीं ला देना, ठीक है, मेथड आपको जो समझ में आता है समझ लो, मेरे को जो समझ में आता है मैं समझूंगी, मुझे आंसर चाहिए। यहाँ पर आपको मेथड के स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, वो लेकर आ गया मैम आपने गलत उसके स्टेप मार्किंग की है, राइट? तो इसको तरन ने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया, 4 + 3xy = 14x, ऐसा करके उसने सॉल्व किया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। आपने फिर एक्स वाई को एलिमिनेट कर दिया और एक्स की वैल्यू निकाल दी, प्लीज मत करो। मुझे नहीं पता कौन से टीचर ने ये गलत कर देना है या कह देना है कि नहीं ये टेक्निकली आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल भी सही नहीं, ठीक हो गया? ये चीज नहीं करनी है। अगर आपको स्कूल टीचर आपकी कहती है तो ठीक है, पर मैं नहीं एंडोर्स करती इस वाले मेथड को, मैं नहीं कहूंगी और किसी बुक में मिलेगा भी नहीं कि ऐसे एलिमिनेट करो, ठीक हो गया? बिकॉज इसके फर्दर जब आप आगे क्वेश्चन पे बैठते हो तो इसके फर्दर बहुत ज्यादा प्रूफ्स आ जाते हैं कि ये नहीं ठीक है, इसका मतलब आप इसको भी लोगे, केसेस आ जाते हैं। आपको करना है एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स, ये आपका होमवर्क है आज। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स, कि आज मैंने एलसीएम करवाना है आपको, थोड़ा सा वही एक्सरसाइज 1.2 होगी आज, और हद से हद ये कल या परसों तक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेस्ट मंडे को होगा, मंडे को पॉलिनोमियल्स प्लस दिस, ठीक हो गया? अब ये करना है, और आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में मैं नहीं कहूंगी, एक एक्सरसाइज 3.5 है, इसके जो आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले केसेस है ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, इनको समझना है, हर एक क्वेश्चन को समझकर करना है। पहली बार देखकर करो, दूसरी बार खुद से करो कि ऐसे किया है, तीसरी बार उस पर देख लो, तीसरी बार बिना देखे करना है, फिर गलती कंपेयर करो। हाँ, वो भी बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन ऐसे आता नहीं है, तुम एलिमिनेशन कर लेते हो, वो काफी है, ठीक है? अभी वही सोचो। हाँ जी, क्या हो गया, क्या बात हो रही है आपस में? मैं टेस्ट दिया भी नहीं, बाद में भी नहीं दिया सॉल्व करके। ये लोग वर्कशीट तुमने कहा था ना मेरे पास नहीं, फोटो सेट करवाई नहीं, मुझे पता था नहीं करवाओगे, और वहां हंस रहे हो बैठकर। हाँ, ये कुछ पूछ रहा, तुम हंस रहे हो। नहीं, मैं बोल रही हूँ आपकी ना स्टेटमेंट्स यहाँ पे कोई भी छोड़ने वाले नहीं है। मैं नहीं कहूंगी ये स्टेटमेंट छोड़ दो, इसको कर लो, इसको कर लो, क्योंकि किसमें कुछ अटकते हो हमें नहीं पता है। स्टेटमेंट्स आपको सारी करनी है, कॉन्सेंट्रेट करना है कॉन्सेप्ट के सॉल्व करने में। तो आपके जो भी ये क्वेश्चन है ना, आपके एक्सरसाइज 3.4 के जो भी आपके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को छोड़ दो, वो सारे करने हैं। आपके जो भी ये क्वेश्चन होते हैं ना, सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मेथड पे कंसंट्रेट मत करना कि सब्स्टिट्यूशन करना या एलिमिनेशन से सारे कर लेते, ठीक है? जिस मेथड में प्रॉब्लम आती है मैं करवा दूंगी, पर एलिमिनेशन से एक बार सोचो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और कंसंट्रेशन आपका इन वाले क्वेश्चंस पर। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 सारे के सारे पार्ट सॉल्व होने चाहिए। ये तो डालूंगी बेटा, स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी डालूंगी। हाल तुम्हारा बुरा ही लग रहा है, अभी तक सबका हाल बुरा है, तभी कह रही हूँ। समझ में आ गया? ये हमें चीज करनी है। तो जिसमें जहां एलसीएम में प्रॉब्लम आती है, जैसे 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का 6th पार्ट जो है, देखो 6th पार्ट हो गया, 4th पार्ट हो गया, 5th पार्ट हो गया, ये सब अलग है। इसमें जो नंबर्स है ना वो अलग दिए हुए, कोएफिशिएंट्स अलग दिए हुए। सेकंड पार्ट देखो, अब मैं किस क्वेश्चन को गुम ना करो। आपको अगर मैंने कहा 6th कर लो तो आप सेकंड में गलती कर दोगे। टैलेंट फॉर्म में बहुत होता है ना, उसमें थोड़ी कमी है हमें। समथिंग व्हिच आई से, किड्स की कोई बच्चों की चीज हो ना तो मुझे कहेंगे मैम ये टूटेगी नहीं, बिल्कुल टूट के ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चों में बहुत टैलेंट है, वो ना तोड़ने वाली चीज को भी तोड़ सकते हैं। तो वही हाल आपका है, टैलेंट आप में बहुत है, ना गलत होने वाली चीज भी आप गलत कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगा। जब तक मैं आपको कह रही हूँ इन क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करो, स्टेटमेंट प्रॉब्लम कोई नहीं छोड़नी है। प्रैक्टिस वाइज में आगे सब आगे पीछे को छोड़ दो, इन क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करना है। समझ में आ गया? इनको अच्छे से रट लेना है, इनके स्टेप्स तक हमें याद हो, आंसर्स तक हमें याद हो जाए। क्लियर हो गया इतना? अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में आगे क्या करना था। अब आप कह रहे हो यहां से, इफ यू आर कमिंग हियर, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको किया है 1/3x + y, इसको हटाकर हमने लिख दिया a,
1/3x माइनस y को हटाकर लिख दिया b। इसी चीज को ये था 1/2 into a minus 1/2 into b. So now will a come in the numerator or in the denominator? Numerator. Will this b come in the numerator or denominator? Numerator. फिर इसको आपने कहा कि ये है a/2 minus b/2 minus 1/8 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिखेंगे a minus b/2 equal to minus 1/8, a minus b is equal to minus 1/4। या फिर हम क्या करेंगे, ये 2 गया, हरिओम समझ में आ गया ना, ये 4 नहीं हुआ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। a minus b is equal to, तो मुझे भी समझ नहीं आया ना तुमने ये 4 कैसे लिख दिया, आपको जब पेपर अभी दिया तब समझ में आया, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया उसे, राइट। तो ये हो जाता 4a minus 4b is equal to -1। समझ में आ गया, ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 4a minus 4b is equal to -1। किया है सॉल्व सबने, सब देख तो रहे हो। 4a plus 4b is equal to 3। चलो 2 आ गया, a is equal to 1/4। अच्छा किसी ने पता क्या किया हुआ यहाँ पर, तुम्हारे वाले हाल, तुम्हारे वाले में कोई है नहीं, कोई और, वो तो 9th क्लास में बच्चा। चलो a is equal to 1/4, फिर इस 1/4 को you will put the value a as 1/4 in any of the equations। 4 into 1/4 minus 4b equal to -1, ये कैंसिल हो गया। अब ये है 1 minus 4b equal to -1, ये लिखा करो, स्टेप्स को मत मिस करो, 8 में आपने नहीं लिखा है। अब क्या होगा, ये -4b यहाँ रह गया, -1 यहाँ चला गया, -4b is -2। अब ये माइनस माइनस कैंसल, b is equal to 2/4 which is equal to 1/2। a की वैल्यू आ गई 1/4, b की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ तक भी आपने सॉल्व किया होता, समझ में आ रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, a आपने सब्स्टिट्यूट किया था इस चीज को, b आपने सब्स्टिट्यूट किया था इस चीज को, उल्टा लिख दिया, ये प्लस था ये माइनस, ठीक। So 1/3x plus y is equal to 1/4, 1/3x minus y is equal to 1/2। तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपस में मैच करेगा। 3x plus y is equal to 4, 3x minus y equal to 2। मतलब क्वेश्चन में ही फर्दर क्वेश्चन दे दिया आपको, 2 क्वेश्चंस दे दिए उसने, 2 सिस्टम्स दे दिए सॉल्व करने के लिए। एक तो मेन वाला, उसको हमने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, फिर उसकी वैल्यू के बाद 3x plus y 3x minus y को सॉल्व किया। अब समझ में आ गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। एक आप साइन चेंज करने में बहुत गलती करते हो, उस चीज का ध्यान रखो, x is 1 y is 1, यही आंसर है। क्लियर हो गया, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कि मैं होमवर्क देना शुरू कर दूं और ग्रुप में डालूं कि ये बच्चा होमवर्क नहीं करके आया, रोज पूछूंगी, 5 मिनट लगाऊंगी, होमवर्क नहीं किया साथ ही ग्रुप में नाम डाल दिए। इसमें से बेटा सॉल्व x is 1, y पुट करोगे, x को 1 पुट करोगे, y भी 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 2 क्वेश्चंस जो है आपने अच्छे से करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कोई, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? यही था, चलो अब आ जाओ। हमने कल किया था when a fraction will terminate and when will it be non terminating, हमने यही करवाया था मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4। हो सकता है ना आए, लेकिन अगर कर लोगे 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड दे सकता है, या कोई टर्म पेपर में, कोई सैंपल पेपर में मिल जाता है, क्योंकि ये नहीं कहा है कि ये नहीं आएगा, उसने कहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो अगर ये आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वी नो व्हिच फ्रैक्शन विल टर्मिनेट, व्हिच फ्रैक्शन विल नॉट टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग वाली कौन सी होती है? नॉन रिपीटिंग। कैसे बताते हैं हम? डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 2 की पावर और 5 की पावर, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, पावर्स ऑफ 2 and 5, एनी कॉम्बिनेशन, चाहे वो 0 में हो चाहे वो 1 में हो, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव, आपके सिलेबस में इतना लिखा हुआ है, फॉर चैप्टर 1 यू हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
statements after doing work done earlier and after illustrating and motivating through examples. तो ये भी आपका फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ही आता है ये वाली चीज ना कि व्हेन अ फ्रैक्शन विल टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही पार्ट है। ठीक हो गया, तो ये आ सकता है। चलो फिर उसके बाद हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा व्हेन वी हैव फैक्टर्स other than 2 raised to power n, 5 raised to power n in the denominator। उसको हम कट नहीं कर सकते न्यूमरेटर के साथ, वो रहेगा जब फॉर एग्जांपल जैसे अगर 2 raised to power n, 5 raised to power m, साथ में एक 3 आ जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई भी और प्राइम नंबर आता है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन हो जाती है नॉन टर्मिनेट। फिर हमें निकालना होता है हाउ मेनी डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, हाउ मेनी डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन, कि जब हम इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी डेसिमल में कितने डिजिट्स होंगे, वो हम सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए निकाल पाएंगे, विदाउट डिवीजन सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए निकाल पाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। क्योंकि हमें करना क्या है टर्मिनेटिंग में, 2 और 5 की पावर है, इनको 10 में बनाना है, जितने 2 है जितने 5 है कंबाइन करके 10 बना दो, जो कम रह गया वो सप्लाई करके उन्हें बना दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ नंबर, इफ आई हैव दिस नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसको 2 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे पता है आफ्टर प्रैक्टिस के 6 डेसिमल प्लेसेस में कहूंगी, लेकिन हो क्या रहा है, 2 के आपके पास 3 नंबर्स हैं, 2 के 3 बॉक्सेस हैं, 5 के 6 बॉक्सेस हैं। आपने इन दोनों को इकट्ठा, इन 3 बॉक्सेस को इकट्ठा पैक कर दिया, आपके पास 10 रेज़ टू पावर क्यूब बन गया, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हो कि दिस वाज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ये इकट्ठा बनकर बन गया 10 क्यूब, यहाँ 5 क्यूब रह गया, जिसके लिए मैंने 2 क्यूब और सप्लाई किया इसको, और ये बन गया 10 रेज़ टू पावर 6। So the whole purpose was 1 2 3 4 5 6 7 into 2 cube divided by 10 raised to power 6। मल्टीप्लाई करके आंसर कुछ भी आए, जो डेसिमल प्लेस है उसमें पॉइंट में कहाँ लगाऊंगी, 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद यूनिट्स प्लेस से काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगी। मैंने आपको ये नहीं पूछा है कि मुझे बताओ आंसर क्या है, डेसिमल इसकी एक्सपेंशन क्या है, मैंने कहा है हाउ मेनी डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो बस यही लॉजिक हमें फॉलो करना है, समझ में आ गया। ये इजी चीज है, 1 मार्क में आराम से आती है, और ध्यान रखने वाली बात है ना, कहते हैं ना पॉइंट टू बी नोटेड हियर, लिख लो इसमें, अपनी बुक में ही चाहे लिख लो, पॉइंट टू बी नोटेड, जो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कभी कभी यहाँ पर अगर मैंने एक 3 फैक्टर दिया है ना, ये 3 और ये नंबर कट जाते हैं यहाँ पे, वो 3 हमें लगता है कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर है जी, इसने बचा दिया, इसने नंबर को नहीं बनाया टर्मिनेटिंग, वो बना ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर न्यूमरेटर के साथ कट हो रहा है, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग ही बन रहा है। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, इफ आई से 77 by 70, आप जी को ये तो जी 10 into 7 बन रहा है ना, हाँ जी, ये तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। पर चेक करो, आपने 77 को 70 से डिवाइड किया, 1 जा 70, ये 7 गया, पॉइंट लग गया, 0 आया, 1 जा 70, ये क्या हो गया, दिस हैज बिकम टर्मिनेटिंग नाउ। व्हाई? बिकॉज हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो लग रहा था कि 7 फैक्टर है, वो कोई भी लिमिट फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि वो न्यूमरेटर के फैक्टर के साथ कट हो रहा है। क्लियर हो गया? इसको लिख लो, इसको लिखा करो इस चीजों को, और फिर जब पढ़ते हो तो सॉल्व, जब पढ़ोगे तो सॉल्व करना आएगा समझ में कि हमें कॉमन निकालना है। इतना क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन हमारे पास इतना रह गया है इस चैप्टर में, टू फाइंड HCF एंड LCM। सच में कह रही हूँ, कभी समझ नहीं आएगा HCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है। हर बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और दिसंबर तक ही बता पाओगे, तो घबराना नहीं है हमें। ठीक है, हर बार मेरे पास आओगे मैम कैसे पता लगेगा, मैं आपको बार बार वही समझाऊंगी क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन हर बार आप लेकर आओगे और कहोगे मैम बताना इसमें HCF क्यों निकला, इसमें LCM क्यों निकला, मैं बता दूं।
ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि अभी नहीं पता, बस इतना कॉन्सेंट्रेट करो HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन भी सही हो जाएंगी। ठीक हो गया? देखो HCF निकालना आता है हमें, कैसे निकालते हैं? जैसे मैं 9 नंबर देती हूँ आपको, लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द अदर, और दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाल दो। HCF का मतलब क्या होता है, आपको एक नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को डिवाइड करना है किसी नंबर के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 नंबर्स मैंने आपको दिए। मैं कहती हूँ इनको डिवाइड करने के लिए एक सिंगल नंबर हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी कि इस नंबर के फैक्टर्स क्या है, 1 into 2, इसको 1 पे डिवाइड करेगा, 2 पे डिवाइड करेगा। इस नंबर के फैक्टर्स क्या है, 2 into 2, इस 4 को सिर्फ 2 डिवाइड करता है। 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 3, 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 लिया 4 टाइम्स, ठीक है, और 10 के फैक्टर्स 3 टाइम्स। तो 10 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 into 5। अगर मुझे इन पांचों के पांचों नंबर्स को एक कॉमन नंबर के साथ डिवाइड करना है, कि मैं आपको सिर्फ एक नंबर दूं, आपको इनपुट करना है सिस्टम में सिर्फ एक नंबर, तो किससे डिवाइड करोगे, 2। इसके अलावा कोई और नंबर है, बिल्कुल है, कौन सा है, 1। लेकिन 2 से बड़ा कोई नंबर है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा नहीं है हमारे पास। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तभी हमने कहा ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये डिवाइड करता है। तो जब भी आप अपने क्वेश्चन में कोई ऐसा नंबर ढूंढोगे, जब भी आप क्वेश्चन को समझोगे, आपको निकालना है ऐसा नंबर लिखो, जो लिख लो इसको, दैट नंबर you have to find that number, when लिखो when we have to find a number that divides given numbers। अगर इस चीज को समझ लेते हो तो क्लैरिटी आएगी। whenever स्क्रीन चेंज होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने 5 नंबर्स लिख दिए, और मैंने कहा कि कोई भी एक नंबर से ना, इनको बस एक नंबर लेना है आपको, सबको डिवाइड कर देना, और उससे बड़ा कोई नंबर ना हो। तो जब भी आपको किसी नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए ना, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो उनको डिवाइड कर सके, तो आपको हमेशा क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखो, मीटर स्केल है, मीटर स्केल होता है ना, पता है ना, कपड़ा लेने जाते हो तो मीटर का स्केल निकालते हैं। कोई और स्केल निकाला है कभी उसने, कभी निकाला 2 मीटर का लेकर आऊं जी, 1.5 मीटर का लेकर आऊं, क्यों? क्योंकि हम यूनिट्स यूजुअली क्या बाय करेंगे, 10 मीटर कपड़ा दो, 50 मीटर दो, तो उस 1 के साथ आप कोई भी नंबर मेजर कर सकते हो, राइट। आप वेट लेते हो, जब आप कोई भी वेजिटेबल खरीदते या फ्रूट्स लेने जाते हो, तो आपके स्टैंडर्ड वेट्स क्या है, 1, 2, 5 होता है ना, क्योंकि इनसे मोस्टली क्या होता है, कोई भी नंबर बन जाएगा, चाहे हमें 10 kg लेना है, चाहे मुझे 12 kg लेना है, तो दीज नंबर्स आर इजी टू फॉर्म विद दीज स्टैंडर्ड वेट्स। तो हमने जो भी नंबर्स है उनके HCF निकालकर ही ये स्टैंडर्ड वेट्स लिए, हमें मेजर करना है। अगर मान लो मुझे 12 kg का वेट बनाना है ना, और एक 14 kg का वेट बनाना है, तो मैं कोशिश करूंगी, और मुझे एक ही वेट अलाउड है, तो मैं कोशिश करूंगी 2 kg का वेट लेकर आऊं, इसको 6 बार मेजर करूंगी, इसको 7 बार मेजर करूंगी। तो जब भी हमें चीजों को मेजर करना है या कोई ऐसा नंबर निकालना है जिससे डिवाइड करे, राइट। आप पैकेज बना रहे हो स्वीट्स के, है ना, 2 तरह की टॉफीज है आपके पास, एक है एक्लेयर्स और एक है कौन सी होती है दूसरी वाली, मेलेडी, है ना, हाँ, 2 टॉफीज हैं। इसके आपके पास 100 पीसेस हैं और इसके आपके पास 120 पीसेस हैं। पैकेज बनाने हैं, दोनों के इक्वल नंबर होने चाहिए। कितने पीसेस डालोगे, हाँ, इक्वल नंबर, 20 पीसेस, 20 रह जाएंगे, मतलब पहले कह रहे हो इक्वल पीसेस डालने हैं, तो कितने डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 100 भी डाल सकते हो, वेरी गुड, है ना। मैं कह रही हूं that you have to form packets
of these two sweets, each packet having same number of sweets. Each packet having same number of sweets. हाँ, इसमें तो 100 ही है ना, तो कैसे ना लगे 20। आपके पास दो स्वीट्स हैं, एक्लेयर्स और मेलेडी, आपको इन्हें पैकेट में पैक करना है, ठीक है, और इस तरह से पैक करना है कि दे शुड हैव ईच पैकेट हैज ओनली वन टाइप ऑफ स्वीट। अब समझ में आ गया? ईच पैकेट शुड हैव ओनली वन टाइप ऑफ स्वीट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स हम कितनी पैक कर सकते हैं एक पैकेट में? 100। चलो HCF निकालना आता है, इसको बाद में समझते हैं, राइट। पहले हम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, सारी कंडीशंस जब दूंगी ना तब करोगे, अब ना यही करोगे 100 पैक कर दो, सब अपने अपने लॉजिक लगाओगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होता है, तो सबसे पहले हम नंबर्स की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वी हैव टू मेथड्स व्हेन वी फाइंड HCF, by which we find HCF. The first method is prime factorization. आपके दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिए, HCF निकालना है ना, आपके नंबर्स मैंने लिए हैं 135 एंड 225। बुक का ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, HCF LCM उसमें HCF आ सकता है। जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है ना, जिसमें प्रूव वाला है, वो नहीं आएगा, ना ही उसके स्टेप्स आएंगे। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा नहीं आएगा, वो डिलीट कर दिया, ठीक है। उसने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कही है, तो HCF उसका, क्योंकि क्वेश्चंस में ना दोनों का कंबाइंड हो सकता है, आना तो ये भी नहीं चाहिए वैसे। 135 एंड 225 दिया हुआ है हमें, राइट। इसका HCF निकालना है। सो माय फर्स्ट मेथड सेज 135 को प्राइम फैक्टराइज किया, तो क्या किससे डिवाइड करेंगे? पहले 5 से कर लिया, 3 से भी कर सकते हो, करो साथ साथ। पेन कब चलेगा तुम्हारा? 135 की 3 हाईएस्ट, वेरी गुड। मैं कह रही हूँ प्राइम फैक्टराइज करो, तुम क्या हाईएस्ट पावर बना रहे हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा ये 15 to 27, फिर आएगा 3 3 देन इट विल बी 3 9 और ये आएगा 3 1, ठीक है। 225 को किया मैंने पहले 5 से डिवाइड किया 45, ये आता है। फिर मैंने 5 से किया तो फिर आएगा 9, फिर किया 3 से तो यहाँ पर आया 3 एंड देन 3 1। 135 has 3 into 3 into 3 into 5 and 225 has 5 into 5 into 3 into 3। अब कॉमन कैसे निकालते हैं? याद है ना, ये करते थे, ये कॉमन है, ये एक कॉमन है, फिर एक ये कॉमन है, तो एक 3 और एक 3 और एक 5। तो जो हमने मैक्सिमम कॉमन निकाल लिया दोनों नंबर्स में, वो बन जाता है इनका HCF। HCF will be equal to 45। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 45। क्लियर हो गया? बच्चों को आजकल ऐसे सिखाते हैं, मुझे नहीं पता आपको सिखाया कि नहीं, आजकल आपको ऐसा सिखाया है कि नहीं सिखाया। कहा कहते हैं पता क्या है कि 135 लिखो, इसके सभी फैक्टर्स लिखो। 1 3 से डिवाइड होता है तो क्या आ जाएगा 45, 4 से डिवाइड नहीं होता 5 से होता है, ठीक है। 5 से डिवाइड करके क्या आता है इसमें 27, 6 से डिवाइड होता है 7 से, 8 से, 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड करते तो क्या आता है 9 1 जा 15, देन 10 से होता है 11 12 13 14 15 आ गया, 16 17 18। तो इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करते हो, 1 से डिवाइड किया 135, देन 3 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया 45, देन 4 5 6 7 9 से किया नहीं 5 से किया तो आ गया 27, 9 से किया तो आपके पास आ गया 15। तो यू गॉट ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स आ गए ना। ये लाइन में नहीं आए थे, आपने इसे ऐसे लिखा, ये बिल्कुल नहीं पढ़कर आए हो तुम लोग पीछे से ना। दिस इज हाउ दे आर सॉल्विंग द, मतलब मैं देख रही हूँ ना छोटे बच्चों का जो पढ़ाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रहे हैं। ये समझ में आ गया आपको?
ऐसे ही 225 के पेयर्स बनाओ। आपने लिखा 1 इंटू 225, 3 इंटू 75, 5 इंटू, क्यों नहीं लिखते हो आप? देखते क्यों हो? मेरी शक्ल पे क्या लिखा होगा? क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम बस देख रहे हैं, दिमाग में कहाँ छप जाएगा आपके। 5 इंटू 45, then 6, 7, 8, 9, 9 इंटू 25। उसके बाद आप क्या करोगे? 15 से जाता है ये, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। उसके बाद तो फिर से वही हो गया। 15 के बाद आपके पास 25 आया एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? तो आपके लिस्ट ऑफ फैक्टर्स 135 के क्या हो गए? 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135। 225 के आपके फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225। फिर कहते हैं देन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। तो आपने कहा 1 भी है, 3, 5, 9, 15, देन यू हैव 45। ये सारे नंबर्स हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 1 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, 9 भी करेगा, 15 भी करेगा, 45 भी करेगा। तो जो आप कह रहे थे ना कि 100 पैकेट्स रख दो, 100 स्वीट्स रख दो, 20 रख दो, 10 रख दो, वो सारे नंबर्स से जो डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? लेकिन इन सब में मैक्सिमम कौन सा है? सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 45। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, that out of all the common factors of the two numbers, 45 is the highest, that will divide both the numbers and give remainder 0। क्लियर हो गया? तो HCF लिखो, HCF divides the HCF is the maximum number, is the highest number। HCF is the highest number, बस ये ऊपर ऐड करना है, कटिंग मत करना। highest number that divides the given number exactly। divide exactly करने का मतलब है remainder will be equal to 0। कोई भी नंबर फैक्टर है ना, अदरवाइज इसको डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर और फैक्टर्स में क्या है? डिवाइजर ने सिंपली डिवाइड किया, लेकिन फैक्टर अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई वी से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया इतना? चलो, टेस्ट विल बी ऑन